दोस्तों मेरी हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता। इसमें अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे बस ओनली, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करेंगे। ये पीडीएफ मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी को पॉइंट वाइज में बनाया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसकी लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं जीव जगत में विविधता। ठीक है। यदि यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणीय पौधों की हो सकती है। देखो, जब भी अपन आसपास देखते हैं तो अपन क्या जीवों की बहुत सारी किस्में, अरे बहुत सारी वैरायटी, मतलब बहुत प्रकार के जीव दिखते हैं। ये क्या होते हैं? गमले में उगने वाले पौधे होते हैं, कीट होते हैं, पक्षी होते हैं, पालतू अथवा अन्य प्राणीय पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे भी जीव हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। और पता है मतलब देखो, जैसा कि आपको पता है कि कई सारे ऐसे छोटे छोटे जीव हैं बिल्कुल, जिन्हें अपन अपनी आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन वो अपने आसपास ही हैं। इनको देखने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होगी? माइक्रोस्कोप की। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस अपने आसपास ही होते हैं, जिनसे अपन बीमार हो जाते हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हो तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देती है। ठीक है। अगर अपन अपने अवलोकन क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो अपन को क्या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु दिखाई देंगे, यानी विविधता की बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी। जैसे कि अपन देख लेते हैं। जैसे कि मानो कि अपन से अपने घर की बात करें या कॉलोनी की बात करें, तो वहाँ पे कौन कौन मिलेंगे? मानव मिल सकते हैं, कुत्ते मिल सकते हैं, पेड़ पौधे मिल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर अपन एक अपने पूरे शहर की बात करें तो उस शहर में क्या क्या मिल सकता है? मानव, कुत्ता, आम, पपीता, सागौन, और भी बहुत सारे जीव जंतु मिल सकते हैं। इस प्रकार अपन एक छोटे से एरिया से अपन अपना अवलोकन क्षेत्र एक बड़ी एरिया की तरफ बढ़ाते हैं, तो अपन को क्या है? जीवों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देती है। स्पष्टता, यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई देंगी। इसी प्रकार जैसे अपन मानो किसी जंगल में जाते हैं तो अपन ने जीवों की क्या बहुत बड़ी संख्या, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा जीवों की संख्या दिखाई देगी, और उनकी कई किस्में और जीवों की कई प्रकार या वैरायटी उस जंगल में अपन को दिखाई देगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक होते हैं। अपन देखो किसी भी एक प्रकार का पौधा देख लो, या फिर किसी एक प्रकार के जंतु देख लो, अब अपन जो भी जीव देखते हैं वो क्या है? अपनी स्पीसीज को प्रदर्शित करते हैं, मतलब अपनी जाति का एक प्रतीक है। ठीक है। मतलब एक जंतु एक एक जाति को निरूपित करता है, मतलब जाति को बताता है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। देखो, अभी तक अपन ने कितनी स्पीसीज की खोज कर ली है और उनका किताबों में वर्णन कर लिया। 1.78 मिलियन से लेके 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन को अपन ने इतने जीव जंतुओं को खोज लिया है। ठीक है। और साथ में इनका अपन ने किताब में वर्णन कर लिया है। हम इसे जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथवा पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या प्रकार कहते हैं। ठीक है। इतने प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं 1.78 से लेके 1.8 मिलियन, इसे अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता। ठीक है। मतलब पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या और प्रकार। तो अपन देखते हैं अब जैविक विविधता होती क्या है। तो जैविक विविधता होती है पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या, मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको जोड़ लो, सबको अपन जोड़ ले तो ये क्या बनेगी? जैव विविधता। साथ में क्या? सभी जीवों के प्रकार, जैसे पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, ये सब जीवों के प्रकार है। ये सब आपस में मिलके क्या बनाते हैं? जैविक विविधता बनाते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। अब देखो, अपन को जैसा पता है, देखो जैसे जैसे अपन नए क्षेत्र की खोज करेंगे या फिर अपन पुराने क्षेत्रों में ही खोज करेंगे, तो हमें क्या नए नए जीवों का पता लगता रहेगा। क्या अभी भी इस पृथ्वी पर इतने सारे जीव हैं जिनकी खोज हो नहीं पाई है, तो अपन अगर अच्छे से खोज करेंगे तो अपन ने नए नए जीवों का पता लगेगा। अब अपन आगे पढ़ेंगे नाम पद्धति।
जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। देखो जैसा कि ऊपर बताया कि विश्व में कितने 1.78 से 1.7 से लेके 1.8 मिलियन पेड़ पौधे या जीव जीव हैं। ठीक है, मतलब कई मिलियन पौधे और कई मिलियन प्राणी हैं विश्व में। हम पौधे एवं तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। हम पौधों और प्राणियों को किस नाम से जानते हैं? स्थानीय नाम से जानते हैं। ठीक है, ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। तो ये जो स्थानीय नाम होते हैं ना, वो किसी एक ही देश के विभिन्न स्थानों पर बदलते रहते हैं। जैसे अपन इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, अगर अपन किसी एक स्पीसीज का नाम मानो कोई भी, जैसे अपन कि गोभी को किसी जगह पे गोभी कहते हैं, किसी जगह पे और कुछ कहते हैं, और किसी दूसरी जगह पे और कुछ कहते हैं। तो जो स्थानीय नाम होते हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, एक ही देश के विभिन्न स्थानों पर। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। देखो अगर अपन ने ऐसी कोई विधि नहीं निकाली कि जिसके द्वारा हम जिसके द्वारा कोई भी दो व्यक्ति या हम, मैं और तुम, अपन बात कर सकें कि अपन किस जीव के बारे में बात कर रहे हैं, अपन चर्चा कर सकें, एक देश के व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति से उस जीव के बारे में चर्चा कर सकें। तो अगर ऐसी कोई विधि नहीं निकाली तो क्या होगा? इससे क्या होगा? भ्रमकारी स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाम पद्धति कहते हैं। तो नाम पद्धति क्या होती है? प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है और उसी नाम से वह सारे विश्व में जाना जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हमें जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। देखो नाम पद्धति कब 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 संभव है? जब जीवों का वर्णन सही हो, मतलब अपन को जीव के बारे में सारी डिटेल पता हो। दूसरा कि हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। इसे क्या कहते हैं? पहचानना कहते हैं। तो मतलब पहचानना नाम पद्धति कब संभव है? जब जीवों का वर्णन सही हो और दूसरा हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। ठीक है, साथ ही में पहचानना किसे क्या 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 होता है? जीवों के वर्णन, किताबों में जीवों का जो वर्णन है उसके आधार पर किसी जीव को जानना कि यह नाम किस जीव का है, जीव को पहचानना, इसे क्या कहते हैं? पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। देखो अपन क्या, इतने सारे बहुत सारे जीव जंतु हैं, इनके अध्ययन को सरल करने के लिए क्या अनेक वैज्ञानिकों ने क्या किया है? प्रत्येक ज्ञात जीव, जो जो जीव अपन को ज्ञात है उनको क्या एक वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बना दी है। ठीक है, इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। तो जो वैज्ञानिक नाम देने की जो प्रक्रिया है ना, इसको क्या है, विश्व में सभी जितने भी जीव वैज्ञानिक है, बायोलॉजिस्ट हैं, उन सब ने इस नामकरण प्रणाली को स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। तो देखो जो पौधों के लिए जो वैज्ञानिक नाम के आधार का जो नियम है, सर्वमान्य नियम है, और जो भी कसौटी हैं, जो मतलब पौधों के वैज्ञानिक नाम कैसे देना चाहिए, कि किस प्रकार देना चाहिए, तो इसके जो भी नियम और कसौटी वो कौन देता है, वो कहाँ पर लिखे हुए हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिए गए हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। अब आप पूछ सकते हो भैया पादपों का तो पता चल गया, अब जंतुओं का कैसे करते हैं? तो प्राणी वर्ग की विधि, मतलब एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN बनाया। तो देखो जो प्राणी वर्ग की विधि, मतलब एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट है ना, उन्होंने क्या है, जंतुओं का नाम देने के लिए क्या बनाया है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। तो देखो वैज्ञानिक नाम जो अपन साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम देते हैं ना, उसकी क्या गारंटी है? कि प्रत्येक जीव का पूरे विश्व में एक ही नाम रहे और उसी नाम से वो पूरे विश्व में जाना जाए। ठीक है,
किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। अगर अपन किसी भी जीव का वर्णन करें तो उसका उस तो विश्व में किसी भी जगह पे चले जाओ अपन उस जीव का एक ही नाम बता सके सभी के सभी लोग, ठीक है। जैसे कि अपन सोच, जैसे स्तनधारी के बारे में अपन वर्णन करना है तो विश्व में अपन किसी भाग में चले जाओ, स्तनधारी के जो लक्षण है ना वो सब जगह पे एक ही हूँ, ठीक है। तो ये यही लाइन है, किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। ये भी जब जीव वैज्ञानिक तय करते हैं कि पूरे कि किसी भी जीव का वर्णन करने से विश्व के किसी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। साथ में वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि एक नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो, मतलब एक जीव का सिर्फ एक ही नाम हो। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। तो जो जीव विज्ञानी होते हैं ना, वो जो ज्ञात अपन ने जीव ज्ञात कर लिए उनका वैज्ञानिक नाम देने के लिए क्या सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं, ठीक है, जिनको अपन आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक नाम में दो घटक होते हैं। पहला क्या है, वंश नाम, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं जेनेरिक नेम, तथा दूसरा क्या होता है जाति संकेत पद, जिसे अपन क्या बोलते हैं स्पीशीज एपिथेट, ठीक है। इस प्रणाली को जिसमें नाम में दो घटक होते हैं इसे अपन क्या बोलते हैं द्विपद नाम पद्धति। तो द्विपद नाम पद्धति में क्या है, नाम में दो घटक होते हैं, पहला वंश नाम, दूसरा जाति संकेत पद। और इस प्रणाली को किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। तो जो द्विपद नाम पद्धति है ना उसका उपयोग कौन करते हैं, सारे विश्व के जीव विज्ञानी। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। जो द्विपद नाम पद्धति यानी दो शब्द वाली नामकरण प्रणाली वो कैसी है, बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। अब अपन क्या आम के उदाहरण से अपन वैज्ञानिक नाम कैसे देते हैं इस चीज़ को समझेंगे। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तब आप ये देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। हाँ, ये द्विपद हो गया, एक तो मैंजीफेरा हो गया, दूसरा इंडिका हो गया, तो ये क्या हो गया, द्विपद हो गया। इस नाम में मैंजीफेरा क्या है, वंश नाम है, तथा इंडिका क्या है, एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है। मैंजीफेरा क्या है, वंश नाम, और इंडिका क्या है, एक विशिष्ट स्पीसीज या जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम क्या है, निम्नलिखित है। अब अपन नाम पद्धति के और भी सार्वजनिक नियम देखते हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। जो जैविक नाम होते हैं ना वो कौन सी भाषा में होते हैं, लैटिन भाषा में होते हैं, और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जब भी अपन इनको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तिरछे अक्षरों में, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हो, इन्हें लैटिनीकरण या लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। ये देखो, ये जो नाम होते हैं ना इनका उद्भव मतलब ये किसी भी भाषा के बने हो, पर अपन इनको किसका मानते हैं, इन्हें लैटिनीकरण या लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है, वंशनाम होता है, और जबकि दूसरा शब्द क्या होता है, वो क्या होता है, जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। तो देखो, जब भी अपन जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं तब क्या दोनों शब्दों को अलग अलग लिखते हैं, और साथ में अलग अलग, और साथ में क्या करते हैं, रेखांकित करके लिखते हैं, या फिर छपाई में टेढ़ा करके लिखा जाता है। यह रेखांकन क्या होता है, उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह क्या बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में क्या होता है, छोटा अक्षर होना चाहिए। इसे देख लेते हैं अपन। देखो, जैसे ये लिखा है मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। तो देखो, मैंने इसे जब भी हाथ से लिखा है तो मैंने क्या अंडरलाइन कर दिया है, इसे रेखांकित कर दिया है, ठीक है। और साथ में देखो, मैंजीफेरा क्या है, पहला वर्ड क्या है, इसमें वंश नाम है, और दूसरा वर्ड क्या है, जाति संकेत पद है, ठीक है। जो वंश नाम है
उसका जो पहला शब्द होता है, पहला वर्ड होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, कैपिटल होता है। और जाति संकेत पद का जो पहला वर्ड होता है स्मॉल, वो कैसा होता है, स्मॉल आई, स्मॉल होता है। ठीक है, ये जो अपन ने ये सब पढ़ लिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो अपन ने कर ली मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। तो देखो जाति संकेत पद के बाद क्या आप लिखते हैं अपन, जैविक नाम, यानी जैविक नाम के बाद क्या लिखते हैं, लेखक का नाम लिखते हैं। और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मैंजीफेरा इंडिका लेन। तो देखो साइंटिस्ट का नाम कैसे लिखते हैं, पूरे जैविक नाम के बाद में लिखते हैं, और कैसे में लिखते हैं, संक्षेप में लिखते हैं। इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीच का वर्णन लिनियस ने किया था। ठीक है, देखो जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन में, लिन का मतलब क्या है कि इस स्पीसीज का सबसे पहले वर्णन किसने किया था, लिनियस ने किया था। ऐसी कोई सी भी दूसरी स्पीसीज होगी तो उस स्पीसीज का सबसे पहले वर्णन जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम कहाँ लिखते हैं, जैविक नाम के अंत में, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब संक्षेप में लिखते हैं। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण क्या एक ऐसी युक्ति है जो सभी जीवों का अध्ययन करना क्या कर दे, पॉसिबल, संभव कर दे। ठीक है, अब आगे दूसरी परिभाषा देखते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग कैटेगरी में वर्गीकृत किया जा सके। तो वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुण, मतलब बाहर से जो गुण दिख रहे हैं, दृश्य गुण है, उनके आधार पर किसी जीव को सुविधाजनक वर्ग या कैटेगरी में वर्गीकृत करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। अपन आगे पढ़ लेते हैं टैक्सॉन होता क्या है, जो आगे आएगा। तो टैक्सॉन क्या है, एक वचन है। ठीक है, इस ये क्या है, जो वर्ग यानी कैटेगरी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, कैटेगरी अपन आगे देखेंगे। और ये टैक्सॉन क्या होता है, वर्गीकरण की एक इकाई होती है। टैक्सॉन को अपन और भी क्या बोलते हैं, रैंक या ग्रुप भी बोलते हैं। और टैक्सॉन का बहुवचन क्या होता है, टैक्सा होता है। अब अपन आगे पढ़ लेते हैं वर्ग क्या होता है। ठीक है, वर्ग क्या होता है, समान जीवों का एक समूह होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, वर्ग। जैसे कि जगत, संज्ञा, भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, ये सब क्या है, टैक्सा है। ठीक है, ठीक है, टैक्सा मतलब क्या होता है, बहुवचन होता है। मतलब इन सबको मिला के अपन क्या बोलेंगे, टैक्सा बोलेंगे। और किसी एक को अपन क्या बोलेंगे, टैक्सॉन बोलेंगे। और टैक्सा या टैक्सॉन को अपन क्या बोलते हैं, कैटेगरी, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों, कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। देखो अपन क्या है, पौधों को सरलता से पहचान लेते हैं, कुछ प्राणियों को सरलता से पहचान लेते हैं, कुत्ते को सरलता से पहचान लेते हैं, बिल्ली और कीटों को अपन सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। तो देखो जैसे अपन जैसे कुत्ता, बिल्ली, कीट, प्राणी, इन सब वर्णों का यूज कर रहे हैं। जैसे कुत्ते का वर्ड यूज कर अपन कुत्ता शब्द का अपन उपयोग कर रहे हैं, तो अपने मस्तिष्क में क्या है, कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे क्या है, उन इन जीवों का उस वर्ग से संबंध निर्धारित हो जाए। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है। देखो जैसे अगर सोचो, अगर आप कुत्ते का सोच रहे हो तो आपके दिमाग में एक कुत्ते की इमेज आ रही है ना, कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, कुत्ता भौंकता है, इस टाइप से। ठीक है, स्पष्ट आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। देखो जब अगर आप कुत्ते के बारे में सोचोगे तो आपको कौन दिखेगा, कल्पना में कौन दिखेगा, कुत्ता ही दिखेगा, ना कि बिल्ली दिखेगी। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचे तो हमें पता लगता है कि हम किस विषय में चर्चा कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार अपन एल्सेशियन के विषय में सोचेंगे तो अपन को पता लगेगा कि अपन किस विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो एल्सेशियन का एक कुत्ते की वेराइटी है, तो अपन को पता चल जाएगा कि अपन जैसे कोई बोले एल्सेशियन, तो अपन को पता चल जाएगा कि अपन किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, अपन कुत्ते के टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है, तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचोगे जिसके वाहकानों
और शरीर पर बाल हो। अगर इसी प्रकार अगर अपन को स्तनधारी कहना है तो आप कैसे जंतु के बारे में सोचोगे? जिसके भाकान हो और जिसके शरीर पर बाल हो। ये दोनों क्या स्तनधारी के लक्षण हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। और इसी प्रकार अपन चर्चा करें गेहूं के पौधे पे तो अपने मस्तिष्क में क्या है? गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग यानी कैटेगरी हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। तो देखो ये क्या, कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु, ये क्या है? सुविधाजनक वर्ग कैटेगरी है जिनका उपयोग अपन क्या पढ़ने में करते हैं। ठीक है। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। जो ये कैटेगरी है इन वर्गों को अपन वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। यह आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। तो देखो अपन ने पढ़ लिया कि जो टैक्सा होता है वो क्या विभिन्न वर्गों पर क्या सही कैटेगरी को बताता है। जैसे कोई भी एक टैक्सा है वो देखो किंगडम लेवल पर ही बता सकता है, फाइलम लेवल पर ही बता सकता है, ठीक है, फैमिली लेवल पर बता सकता है, जीनस लेवल पर बता सकता है, स्पीसीज पे लेवल पर हो सकता है। तो टैक्सा क्या है? विभिन्न स्तर पर सही कैटेगरी को बताता है। पौधे भी एक टैक्सा है, हाँ पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूँ भी एक टैक्सा है, ठीक है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी क्या है? टैक्सा हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है और स्तनधारी प्राणी होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कुत्ता क्या होता है? कुत्ते क्या किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं। और मैमल्स कौन होते हैं? एनिमल होते हैं, ठीक है। ये अपन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे अच्छे से। इसलिए प्राणी, स्तनधारी, कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बतवाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो प्राणी, स्तनधारी, कुत्ता ये होते हैं, क्या विभिन्न स्तरों पर क्या बताते हैं? टैक्सा को बताते हैं। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार क्या अपन गुणों के आधार पर विभिन्न जीवों को यानी सभी जीवों को अपन क्या विभिन्न विभिन्न टैक्सा में जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस में अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार यानी बाहरी एक्सटर्नल फीचर यानी बाहर के जो गुण होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। रचना यानी इंटरनल फीचर, इंग्लिश में इंटरनल फीचर दिया मतलब आंतरिक गुण, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। कोशिका की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। विकासीय प्रक्रम मतलब जीव का विकास कैसे हुआ। जीव की पारिस्थितिक सूचना मतलब जीव किस आवास में रहता है, कौन सी जगह पाया जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है। तो ठीक है, गुण मतलब ये सारे गुण आवश्यक हैं। और ये क्या है? आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन टैक्सोनॉमिक स्टडी के आधार हैं, ठीक है। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी है ना उसके आधार हैं। क्या आधार क्या क्या है? एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, कोशिका की संरचना, विकासीय प्रक्रम, जीव की पारिस्थितिक सूचना है। अपन आगे देखते हैं। तो देखो अपन ने पढ़ा था मॉडर्न टैक्सोनॉमी के आधार क्या क्या है? एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ कोशिका की संरचना, विकासीय प्रक्रम, जीव की पारिस्थितिक सूचना है। ये सब क्या है? आधुनिक टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के आधार हैं, ठीक है। अपन पढ़ लेते हैं टैक्सोनॉमी होती क्या है। तो क्या गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत करना। मतलब गुणों के आधार पर अपन विभिन्न जीवों को टैक्सा में गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत करना क्या होता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक है। और अब आगे देखते हैं अपन परंपरागत वर्ग की, मतलब जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी है मतलब पुरानी वाली टैक्सोनॉमी, उसके आधार क्या है? तो उसके आधार है कैरेक्टराइजेशन मतलब जीवों के लक्षणों का निर्धारण, पहचानना, आइडेंटिफिकेशन मतलब लक्षणों के वर्णित लक्षणों के आधार पर जीव की पहचान करना, उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जीव का वर्गीकरण करना, और नाम पद्धति, जीव को नाम देना। ये चारों क्या है? परंपरागत वर्ग की मतलब कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, कैरेक्टराइजेशन, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम जो क्या वर्गीकरण यानी वर्गीकरण विज्ञान जिसे अपन क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी की क्या आधार है। ये चारों क्या टैक्सोनॉमी के आधार हैं।
टैक्सोनॉमी कोई नई नहीं है। जो टैक्सोनॉमी है वो कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। कैसे, अपन आगे देखते हैं। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। तो जो देखो मानव था ना, वो काफ़ी समय से पहले विभिन्न जीवों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने का प्रयत्न करता रहा है। और कौन से जीवों का, विशेष रूप से उन जीवों के बारे में जो उसके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव ने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े और आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। तो जो आदि मानव था ना, उसे अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक आवश्यकता क्या, रोटी, कपड़ा, मकान, यानी रोटी मतलब भोजन, कपड़े और आश्रय मतलब मकान, इनके लिए क्या नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे आदि मानव को। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार क्या था, उपयोग पर आधारित था। इसलिए जो प्रारंभ में जो अपन ने विभिन्न जीवों का वर्गीकरण किया था वो किस पे आधारित था, उपयोग पर आधारित था। इसे अपन आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। तो देखो काफ़ी समय से मानव क्या विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में और जानना चाह रहा है, ठीक है। और साथ में उसकी विविधता, उनकी उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानना चाह रहा है, जीवों की डाइवर्सिटी के बारे में, और उनके विकासीय संबंध के बारे में जानने में रुचि ले रहा है इंसान। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द किससे आया है, सिस्टेमा से आया है। जो सिस्टमेटिक शब्द आया वो क्या, लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है कि जीवों की नियमित व्यवस्था, मतलब जीवों को एक क्रम में, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रखना। लीनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर सुना। तो जो लीनियस ने अपनी बुक पब्लिश की थी उसका टाइटल उसने क्या सुना, क्या चुना, सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति सिस्टमेटिक में पहचान, नाम, पद्धति, वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। मतलब जो सिस्टमेटिक्स थी ना, उसमें क्या पहचान, नाम, पद्धति, वर्गीकरण, इन सबको शामिल करके इसके क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है, ठीक है। अपन देखते हैं सिस्टमेटिक्स वर्गीकरण पद्धति होती क्या है। तो इसमें क्या है, टैक्सोनॉमी मतलब विकासीय संबंध, इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन दोनों के अध्ययन, इन दोनों की साथ में अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक। मतलब टैक्सोनॉमी प्लस विकासीय संबंध, इन दोनों को साथ में मिला के क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक, ठीक है। टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है, विशेषीकरण, पहचानना, वर्गीकरण, नाम, पद्धति, ठीक है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध, इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का भी ध्यान रखा जाता है। अपन ने पढ़ लिया जो वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमेटिक्स होती है, उसमें जीवों के विकासीय संबंध, जिसे क्या जैसे कि इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब विकासीय संबंध, जीवों का विकास कैसे हुआ, दूसरे जीव से वो किस प्रकार संबंधित है, इस चीज़ों का भी अपन सिस्टमेटिक्स में ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो अब अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।